फैक्टर्स होंगे जो बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेंगे, कुछ मेल्टिंग पॉइंट को। लेक्चर में तुम लोगों को थोड़ा सा बताया था ना सिस ट्रांस के बारे में, कुछ याद है? जिसमें बताया था किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। हाँ, तो कहीं एक जगह पे मैं सिमेट्री की बात कर लिया था, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा था, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा। देखो सिंपल तरीके से बोलूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इतना लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से कैसा कैसा हो सकता है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है देन पोलर मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना? समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? नॉन पोलर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, कम रहता है देन पोलर। अगर तुम लोगों को याद हो तो वैन डेर वाल्स फोर्स में एक दिन पढ़ाया है, और वैन डेर वाल्स फोर्स में एक पढ़ाया था डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक लंदन फोर्स डिस्पर्जन। तो यहाँ जो रहता है वो लंदन फोर्स और डिस्पर्जन रहता है, सबसे वीक फोर्स रहता है, और पोलर वाले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। सबसे ज्यादा किसमें था? एच बॉन्डिंग, है ना। सबसे ज्यादा कौन सी वाली बात किए थे हम लोग? एच बॉन्डिंग वाली बात किए थे। ठीक है, अगर हम लोगों के पास में पोलर है, अगर हम लोग पोलर को कंपेयर करें तो पोलर में किसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो इन केस ऑफ पोलर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका पोलरिटी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसके अंदर पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसके अंदर पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम लोगों के पास में पोलर मॉलिक्यूल्स है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, यानी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इतना कॉपी करो, ठीक है ना। अगर पोलर मॉलिक्यूल से हम लोग बात करें, ठीक ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम लोगों के पास में मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? नॉन पोलर। अगर हम लोगों के पास मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मैं जो कहानी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो आइसोमर्स की कहानी नहीं पढ़ा रहा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अगर मास सेम है, अगर मास कैसा है बेटा? सेम। मास सेम होने का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म की बात करेंगे हम लोग, अगर मास सेम है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग रहता है। देखो सिंपल समझो, मैं तुम लोगों से बोल सकता हूँ CH4 से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है बेटा? CH3 CH2 CH3। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं तो, और CH3 CH2 CH3 से किसका ज्यादा होता है बेटा? CH3 CH2 CH2 CH3 का। ठीक है ना, इनके क्योंकि मास बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। मैं पहला पॉइंट ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लो मेरे पास में CH3 CH3 है, इससे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा? CH3 होगा। इसका करस्पॉन्डिंग मास का हम लोग कंपेयर करेंगे। CH3 CH3 से किसका ज्यादा होगा बेटा? CH3 होगा। इसका मास रियली सेम है, लेकिन वहां पे कौन है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल, और CH3 कैसा है? नॉन पोलर। इस वजह से CH3 CH3 का कैसा होगा? कम होगा, और CH3 का कैसा होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में ऐसा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 CH3, ये वाला मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 CH3, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? तो जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका कम होगा। क्यों होता है? क्यों ये होता है बेटा? क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, कौन सा वाला फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड करता है बेटा? सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम लोगों के पास में मॉलिक्यूल कैसा सेम मास का है तो तुम लोग खुद से समझ सकते हो, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, इंटरेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। जब सरफेस एरिया कम होगा वहाँ इंटरेक्शन कम होगा। अब तुम लोगों को दिख रहा है कि ब्रांचिंग करने से बेटा सरफेस एरिया कैसा हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ब्रांचिंग करने से वो कैसा शेप में आ जाएगा? स्फेरिकल शेप, और स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे
कम होता है। पता ही नहीं पता तुम लोगों को? पता है इसी वजह से जो पानी का ड्रॉप आता है वो स्फेरिकल शेप में आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी चीज स्फेरिकल शेप में रहना पसंद इसी वजह से करता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कैसा रहता है, मिनिमम होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल सकता हूँ जो पेंटेन होगा, पेंटेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे बेटा? आइसोपेंटेन से। यस सर। आइसोपेंटेन का ज्यादा होगा किससे बेटा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ एक ब्रांचिंग दो ब्रांचिंग कर दी, जैसे ब्रांचिंग करते चले जाएंगे ऐसे क्या होगा, ऐसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होता जाएगा। तो पहले यहाँ तक का कहानी जल्दी से सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इंडक्शन कम हो जाएंगे, इंडक्शन कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी करो। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ही पेंटेन, सब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ही लिख रहे हैं अभी हम। सरफेस एरिया का ऑर्डर नहीं लिख रहे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। करते तुम्हारा पेपर पूरा हो गया था? यस सर, हो गया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे? सर 56 किए हैं। 56। केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में 3-4 छोड़े हैं बस। 3-4 छूट गए। 26 अराउंड किए। यस सर। फिजिक्स मैथ्स में? फिजिक्स में कितने किए? सर फिजिक्स में रह गए हैं क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक नहीं पढ़ाता है। ठीक है। और मैथ्स में? मैथ्स में भी। ठीक है। बड़ा जो पेपर रहेगा वो 30 क्वेश्चन के ही हम लेंगे, मतलब टोटल 90 क्वेश्चन। वो इसलिए भी कि तुम लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, कोशिश करो 90 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट कर लोगे तो 75 तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना? इस वजह से तो धीरे धीरे करके टाइम मैनेजमेंट तुम लोगों को आ जाएगा। ये हम लोग टेस्ट नियरली 7-8 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हम लोग सोच रहे हैं कि सितंबर, मेरा तो मानना है कि हम जुलाई तक सीरीज खत्म करेंगे, जुलाई अगस्त तक हम लोग टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद दूसरा सीरीज स्टार्ट करेंगे फिर तुरंत। ठीक है? उसको देखते हैं किस पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं। सर अब नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है? नेक्स्ट टेस्ट बेटा आज डाल देंगे सिलेबस पूरा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, तीनों का। ठीक है? केमिस्ट्री का आई थिंक उसमें नेक्स्ट टेस्ट में एटॉमिक, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग तीनों है। ठीक है सर। एटॉमिक, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग तीनों है। एक सेकंड बता दूं तुम लोगों को। टेस्ट का सिलेबस लिखो बेटा। केमिस्ट्री का है केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, मैथ्स का सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शन और लॉग। फंक्शन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो मैथ्स का आप लोग कंफर्म कर रहे हैं ना? सर फिजिक्स का रिपीट करना। फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन हो गया ना? हाँ, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। नेक्स्ट टेस्ट का टेस्ट 2 का हो गया, टेस्ट 3 का लिख लो। शेड्यूल नहीं होगा टेस्ट में, देख के बता रहा हूँ। केमिस्ट्री थर्ड टेस्ट का मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा मेरे पास पूरा है बेटा टोटल। पूरा बेटा सॉल्यूशंस एंड स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट, है ना? स्टेट ऑफ मैटर में तीनों आ रहे हैं। उसमें नहीं बेटा दो ही आ रहे हैं, गैसियस आ रहा है। उसका जो अगला टेस्ट होगा उसमें केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट। इसमें दो सॉल्यूशन गैसेस हो जाएगा। हां सर हमारा गैसेस तुम्हारा गैसेस नहीं हुआ अभी, इसके बाद तुम्हारा गैसेस स्टार्ट करेंगे। और
हाँ, स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट, उसमें सॉलिड नहीं है। स्टेट ऑफ मैटर में तुम लोगों का वही है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो केमिस्ट्री में गैस सॉलिड पढ़ते हो, लिक्विड पढ़ोगे फिजिक्स। वो सर वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाले को समझ आए? हाँ, फिजिक्स वाले का फिजिक्स वही पार्ट है, बट वो पूरा तुम्हें पढ़ा है। जो केमिस्ट्री में पढ़े ना, वहां से आगे से फिजिक्स में स्टार्ट होगा। हेलो पढ़ा है ना, फिर थर्मल स्टार्ट करेंगे अभी। देखो इस 29 को तुम्हारा टेस्ट हुआ। अब जो आने वाला 5 को जो होगा उसमें रैंक बूस्टर वाला नहीं होगा, है ना, इसमें नहीं होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा कितने को आएगा, 12 को आएगा तो उसमें होगा। कोई 12 तारीख में 5 का जो लेंगे उसका प्लेयर्स में बता देंगे। देखते हैं जो भी रखते हैं, जो ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ कराए भी नहीं तो अभी ऑर्गेनिक को देखते सर 90 को नहीं आएगी ना हर टेस्ट। हाँ बिल्कुल टेस्ट में 90। सुनो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। किस पर डिपेंड करता है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। H बॉन्डिंग समझते हो तुम लोग? H बॉन्डिंग कौन कौन से एटम्स करते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग पे क्या डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सुनो ठीक से सुन लो बेटा, इधर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि देखो ROH एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होता है किससे? RNH2 से मींस। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि OH में जो H बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ से होगा, NH2 में कम होगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा इनसे किसका ज्यादा होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। R से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हैं, यहाँ पे देखो H बॉन्डिंग भी करेगा और पोलैरिटी भी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका ज्यादा होता है किससे बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन से। क्योंकि ज्यादा H बॉन्डिंग ही नहीं है। RCHO RC डबल बॉन्ड और में H बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? H बॉन्डिंग तब होगी जब ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन डायरेक्टली। यहाँ तो किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन, कार्बन से। तो इस वजह से ये ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं किसका? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक बात और समझना बेटा, अगर हम लोग सॉलिबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी में जो फैक्टर होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। सॉलिबिलिटी जो डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H बॉन्डिंग। किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है बेटा? नंबर ऑफ H बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ H बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ H बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगा? अमीन में। तो अमीन्स आर मोर सॉल्युबल देन अल्कोहल इन वाटर। हां सर, 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होता है वो नंबर ऑफ H बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है, और जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब OH में भी होगा, NH2 में भी होगा, दोनों तरफ होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी का पॉइंट जो है वो अलग से एक जगह नोट करके लिख लेना, इससे काम आएगा। कभी कभी हम लोग मिसप्लेस कर जाते हैं इसको ना, याद रहता है कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉल्युबल ज्यादा होगा, H बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। H बॉन्डिंग ज्यादा नहीं हो रही, H बॉन्डिंग ज्यादा होती है NH2 में, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? ROH। इस वजह से हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा दूसरी बात। दूसरा एक H बॉन्डिंग करने के लिए तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो OH ग्रुप मिलेगा, NH2 इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। फ्लोरीन थोड़ी मिलेगा ना, फ्लोरीन का तो अलग से हाइड्रोजन में मिलेगा, फ्लोरीन वो अलग, उसमें H बॉन्डिंग नहीं होगी ना, क्योंकि फ्लोरीन जो मिलेगा वो कार्बन से बॉन्डेड मिलेगा। तो तुम लोगों को मिलेगा ऑर्गेनिक में तो NF मिलेगा ना, CH3F CH3। तो F किससे लगा है? कार्बन से। तो H बॉन्डिंग का वहां काम होता नहीं। HF ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुनो, इतना समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोगों को या तो OH ग्रुप मिलेगा या क्या मिलेगा? NH2। ठीक है, तो एक बात समझना कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप पर डिपेंड करेगा। ज्यादा OH ज्यादा NH2 है
तुम लोग क्या बोल सकते हो बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा होगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं आया समझ। जैसे मैं तुम लोगों से बोलूं मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या हम लोगों के पास OH फिनॉल है ना, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे भी OH लगा दिया। वो एक तरह से ऊपर वाले पॉइंट हो गया। ऊपर वाले पॉइंट हो गया, हाँ एक ही तरह से ऊपर वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा सा और समझने का कोशिश करो, ये वाला ग्रुप हो गया, दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तुम बोलोगे इसका ज्यादा होगा। सेकंड वाले का। 2 OH है इसमें, एक OH है, ठीक है ना। देखो अगर इफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर सेम, नंबर ऑफ OH and NH2 groups are same, OH and NH2 groups are same। सर OH के लिए मतलब सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए पहले। अगर OH और NH2 सेम है, बीच में बोला ही मत करो। अगर OH और NH2 वैसा है, अगर सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। किससे डिपेंड करेगा बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा। देखो H बॉन्डिंग दो तरीके का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब ठीक से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। H बॉन्डिंग 2 रुपए का, एक 2 तरीके का, 2 रुपए बोलते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एग्जांपल सोच रहा था तुम्हें देने के लिए 2 रुपए का इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा क्या बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है ना। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर जो रहता है वो होगा विद इन द मॉलिक्यूल। ये कैसा रहता है बेटा? विद इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला। और ये कैसा होता है बेटा? इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, होता है विद इन। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते हैं तुम लोग ये बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन को तोड़ के निकाल देंगे हाइड्रोजन से, ऐसा होता है क्या? नेवर सर। नहीं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरा H2O का मॉलिक्यूल, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को तोड़ना। इसी को तो होता है कि वाटर को तोड़ के, इसको तो हम लोग आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब वाटर से हाइड्रोजन निकाल दिए, ऑक्सीजन निकाल दिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर को। तो तुम कौन सा वाला फोर्स कंसीडर करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? यू हैव टू कंसीडर ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ वाटर, इंट्रा को कंसीडर नहीं करना है। अब दो बात है, मान लो तुम घर से 10 रुपए लेके चले, ठीक है, 2 जगह जाना है, ए और बी। एक दुकान पर 2 रुपए की टॉफी खरीद लिए, तो कितने बच गए? 8 बचे ना, एंड वाइस वर्सा। अगर तुम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा करोगे तो यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा कर दोगे तो ये कम पड़ जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर कैसा हो जाता है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये कैसा हो जाए, ये अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? वीक। और हमें किससे फर्क पड़ना है बेटा? इसी से, इंटरमॉलिक्यूलर से। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर, और आई कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। चलो देखो इसके 2 एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल था, या तो हम लोग OH लिख रहे थे, एक और हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा OH और यहाँ लिखा OH। एक और हम लोग लिखते हैं बेटा, यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा OH और यहाँ पे भी हम लोग OH लिख दिए। इन दोनों में किस, इनके पूछे ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3। तो हम लोग बोल सकते हो 2 and 3 आर ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि यहाँ OH ज्यादा है वहाँ कम है, उससे पहला कंसीडरेशन यही होगा 2 and 3 आर ग्रेटर देन 1। और इसके पास एक OH, इनके पास 2 OH है। अब दोनों के पास OH सेम है तो क्या कंसीडर करो? इंटरमॉलिक्यूलर इंटर। देखिए यहाँ क्या होगा बेटा? इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, और ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर है ना। ये वाला फोर्स कैसा है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर। या इंट्रामॉलिक्यूलर कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर कैसा हो जाएगा? वीक। यहाँ पे बेटा दूर है ना गुरु, तो ये वाला फोर्स कैसा होगा? यहाँ होगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। तो स्ट्रॉन्ग इंटर, इसका उल्टा ऑर्डर लिखना है, मतलब 3 2
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरे वाले में इंटरमॉलिक्यूलर करेस्पॉन्डिंग होती है। ये वाला एग्जांपल दिया है। दूसरे वाले में यहाँ पे भूखा पाकिस्तान में होता है डेल्टा मॉलिक्यूलर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाँ से इंट्रा मॉलिक्यूलर क्यों नहीं होगी? यहाँ पे कैसा नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों नहीं होगी? अरे वो कंपैरिजन कर रहे हैं OH और O के साथ जहाँ डबल बॉन्डेड होगा और एक OH का तो हाँ उसके रिस्पेक्ट में कम होती है। ये लिखे थे हम। हाँ एक डबल बॉन्ड होगा ये नहीं ना ये नहीं लिखे थे। इन दोनों में पूछे किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? अच्छा ये इसमें तो राइट वाले में इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछे, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो क्या बताओगे? या इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम। स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बेटा? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाइल सेपरेटिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बाय सेक्शनल डिस्टिलेशन which can be evaporated easily। तो किसको इजीली इवेपोरेट कर सकते हैं? लेफ्ट वाले को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछता, कुछ ना कुछ लैंग्वेज घुमा के बोलता है which can be evaporated easily। कुछ लोग लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसी को लिखते हैं, है ना? नॉलेज पूरी थी, मार्क्स नहीं आए। सर ये बताइए ऊपर का भी लिखना है। सर एसीटोन में कीटोन के बगल में क्या CH3 CH3 C3H6 एसीटोन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 सबसे छोटा कीटोन। ध्यान से उतरेगा तो क्या कर सकते हैं? सर नाम नहीं देना बेटा इनको लिखो, बस बातें मत करो जल्दी। हो गया लिख दिए? नहीं सर नहीं यस सर। तुम्हारी कॉपी एग्जाम तक रुक जाएगी ये। नहीं रुक गए, जिसका फोटो कॉपी करा के कम से कम भेज तो तुम्हारे सही हो जाएंगे। कब कराओगे? इसमें तुम कर सकते हो कि पेज सिस्टमैटिक लगाओ और इसको स्कैन करा दो। सर हाँ सर संडे को ऑर्गेनिक का डाउट सेशन रख लो। ठीक है, रख लेंगे। थैंक यू सर। इंट्रामोलिक्यूलर और इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिखे हैं उनको अरेंज करना। अरेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड करेगा। बेटा जो बताया वो सब सोचो ना, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अच्छा मार्क्स सही बात है। डिपेंड करेगा नहीं करेगा सोचो तुम। जो है बताना तो बता दिए। उधर से लिख दिया वो पूरा गाने आप? लिख दिए सर। क्या कर रहे हो तुम?
हुए नीचे कुछ रह गया ऊपर? हो गया? बताओ बेटा। देखिए सर, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा इन दोनों में? यहाँ पर डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन क्या होगा बेटा ये, और यहाँ डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो बेटा इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो बेटा इन जनरल सिस्ट फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ज्यादा होता है ट्रांसफॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। उल्टा बना दिया ना। सेकंड। अब यहाँ रहेगा वो ये रहेगा डायरेक्शन, और यहाँ रहेगा वो भी ये रहेगा, उल्टा रहेगा एक दूसरे का, लेकिन ये है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है? सिस्ट ज्यादा कैसा होता है? ज्यादा होते हैं 5 लेकिन नॉट ऑलवेज, ठीक है। जनरली हम लोग बता रहे हैं, तो जनरली सिस्ट का डायपोल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे डायपोल मोमेंट की लोग बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बताओ क्या डायरेक्शन क्या है ये, और यहाँ डायरेक्शन क्या है ये, ट्रांसफॉर्म है। डायरेक्शन क्या है ये, यहाँ डायरेक्शन ये सिस्ट फॉर्म है, लेकिन फिर भी किसका ज्यादा है बेटा? ट्रांस का ज्यादा हो गया ना। तो मैं बोला नॉट ऑलवेज, ठीक है। इन दोनों में बताओ क्या डायरेक्शन क्या होगा बेटा ये, और यहाँ डायरेक्शन क्या होगा ये, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा बेटा ये, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा ये। तो किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का। एंगल कितने पहले वाले में? 0, ठीक है ना। अच्छा उसके बीच में CH3 और Cl के बीच का एंगल कितना है? 0 ना, एक डायरेक्शन में ना 180 मत काउंट करो। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? Cl वाले का क्या ज्यादा होगा? यहाँ H बॉन्डिंग होगा, क्या H बॉन्डिंग नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड है। इन दोनों में बेटा जैसे देखो, यहाँ 3 हुआ है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, तो 1 का ज्यादा, then 3 then 2। समझ आ रहे हैं? हाँ, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? OH का कि F का? H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग नहीं है, क्या H बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है CH3 CH2 में। CH3 CH2 उस पर ले लो ना, नीट रिपीटर वाले, तो उस पे ले लो ना, रिपीटर्स वाले को, तो खा लिया ना। मेरे से क्लास चल रही है ना। इन दोनों में किसका ज्यादा होगा बेटा? CS इन दोनों में बताओ। NH वाले का। इस वाले का किसका?
इसका NH E लेफ्ट वाले इस वाले का यस सर इधर H बॉन्डिंग क्योंकि H बॉन्डिंग हो रही है उसका H बॉन्डिंग तो ब्रांचिंग मत देखना इस तरह की मान जाओगे इस तरह ब्रांचिंग नहीं हो रही है तो ब्रांचिंग हो रही है इसलिए इसका कहता हूं ठीक कम होना चाहिए। यस सर पहले हम बात की H बॉन्डिंग की, ठीक है। 9th वाले बेटा सर ये लेफ्ट देखो वाले दोनों का तरफ इसका मास ज्यादा है इन दोनों में, या H बॉन्डिंग ज्यादा होगी लेफ्ट या H बॉन्डिंग कम होगा, ठीक है ना। इन दोनों में सर राइट वाले का उस वाले मास बराबर है, राइट सर भी चाहिए हम उसका तो उसका सर भी चाहिए जाता है नहीं उधर H बॉन्डिंग का सर नहीं है H बॉन्डिंग किसी में नहीं है, उसका भी चाहिए H बॉन्डिंग किसी में नहीं है। अब देखो यहाँ जो रीजन लगेगा वो लगेगा बल्कि ग्रुप का सराउंडेड बाई पता होना बेटा सरफेस एरिया, तो इसको भी तो तुम ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे क्या है CH3 CH2, देखो एक्चुअल में हम लोग क्या लिखते हैं CH3 CH2 CH ऐसा लिखते हैं ना, है ना। देखो इसके पास में ये वाला पार्ट कैसा होता है, ये पोलर पार्ट है, ये पोलर है, बाकी ये पार्ट कैसा नॉन पोलर, ठीक है। तो ये जो पोलर ग्रुप है दैट इज सराउंडेड बाय नॉन पोलर ग्रुप फ्रॉम वन साइड ओनली, यहाँ कितने साइड से सराउंडेड रहता है, दोनों साइड। तो यहाँ बल्कि ग्रुप ने घेरा हुआ है, तो ये जो इंटरेक्शन शो कर पाएगा अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से कम शो कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। ये वाला जो ग्रुप होगा वो कम इंटरेक्शन शो कर पाएगा ना पड़ोसी से। ये वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, तो ये जो है वो अपने दूसरे ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा, किसी को तो तोड़ोगे तुम बॉइलिंग पॉइंट में। अरे तो बोल रहा हूँ उसको सुनो तो सही, कम से कम एटलीस्ट इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, किसी को तो तोड़ोगे ना, रिपल्सन कैसे होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब इनका होगा ही नहीं, जीरो। हाँ तो वही तो सुनो ना, अभी मैं जो बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन देखोगे ना, ये देखना है यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट, ये रिपेलिंग पार्ट, तो इनके पास रिपेलिंग पार्ट जहाँ दोनों साइड से लगा हुआ है ना, उधर एक ही साइड से लगा। बोल रहा हूँ उसको सुनने का कोशिश किया करो, बीच में तुम डिस्टर्ब करते हो तो फिर टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं, सुना करो बच्चों। एलियल का ज्यादा होता है किससे बेटा, कीटोन से, ठीक है ना। और इनका कम होगा किसी भी मॉलिक्यूल जिसमें H बॉन्डिंग होगा उससे, कार्बोक्सिलिक का सबसे ज्यादा है। पंद्रह में क्या बोलते हैं, हेलोजेंस का इनसे ज्यादा होगा एलियल कीटोन वाला, हेलोजन का इनसे ज्यादा होगा ना। सिर्फ फ्लोरीन वाले कंपाउंड की बात करें तो फ्लोरीन का RF का, ठीक है। क्लोरीन भी लगा होगा तो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, sp2 एडेस कार्बन है यहाँ पे, और वहां पे sp एडेस कार्बन है, इसलिए उसका पोलैरिटी ज्यादा होगा RCl बॉन्ड का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की हम लोग और भी बात करेंगे, देखो सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ज्यादा तरीके से। सॉल्युबिलिटी में हम लोग एक और टर्म भी डिस्कस करते हैं ना, लैटिस एंथैल्पी, हाँ तो ये लिख लिए सर एक बार 9th रिपीट कर दो। 9th वाले बेटा देखो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, यस दोनों में OH ग्रुप तो कॉमन है, सिर्फ मास का डिफरेंस, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके सर, ठीक है ना। हो गया, आगे नेक्स्ट लिखो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ एक रीजन पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, लैटिस एंथैल्पी जानते हो, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है बेटा, लैटिस एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। और लैटिस एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगा बेटा, पैकिंग पे, जिसका पैकिंग ज्यादा उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। और पैकिंग किस पर डिपेंड करता है बेटा, पैकिंग डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सिर्फ एक फैक्टर ही तुम लोगों को पढ़ना है इसमें, वो कौन सा फैक्टर है बेटा, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। देखो तुम लोग 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ोगे, 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये कौन से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है थोड़ा सा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। हम लोग 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। इन 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेस पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा तो 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ाएंगे, ये दिखाएंगे कौन सा वाले कंपाउंड में है, कौन सा वाले में नहीं है। अभी सिर्फ सुनो इसको, ठीक है। तो जिसके अंदर ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अगर हम लोग सिस फॉर्म की बात करें तो सिस फॉर्म होता है ऐसा कुछ, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ होगा H, यहाँ पे होगा H। इसमें सिमेट्री है कि नहीं? 100% है। यहाँ से एक एक्सिस पास करा दो, देखो, है ना। इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल में लिखा CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे, जिसमें सिमेट्री है कि नहीं? उसमें भी है। ऐसे पास करा दो, ऐसे पास करा दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा अच्छी बात ये है कि जो हम लोगों के पास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें चारों के चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, ऑल 4 आर प्रेजेंट। ट्रांसफॉर्म में, सिस फॉर्म में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं और एक्चुअल ट्रांस में क्या होता है? चारों होते हैं। जब चारों पढ़ाएंगे तो चारों दिखा देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्म में चारों के चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होंगे और सिस में क्या होता है? ओनली 2 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो किसका ज्यादा होता है बेटा? ट्रांस का ज्यादा होता है, किससे? सिस से। यहाँ हम लोग पोलरिटी की बात नहीं करते हैं, डाइपोल मोमेंट का यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगता। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? अच्छा ऊपर नीचे से नहीं, हम बात, तुम्हें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ाएंगे तो क्यों दिमाग लगाना, ये बताओ मुझे, क्यों इतना दिमाग लगाना? ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ाए नहीं पढ़ाए, जो बता रहे हो उसको याद रख लो। पास कराने को तुम लोग यहाँ से एक्सेस पास करा सकते हैं, जैसे एक जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। बहुत सारी चीजें पास कराएंगे, परेशान मत हो, सब कुछ कराएंगे। लेकिन 4 साल बाद डिस्कस करने से बेटा एक ही बार में डिस्कस करेंगे, तब टाइम है। ठीक है, इतना हुआ। देखो दूसरी बात ये है, ये कॉपी कर लिए, लिखो पहले जल्दी। सर ये कह सकता हूं अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा तो आयोनिक करंट नहीं, हम बता रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट का कोई मतलब नहीं है, सिमेट्री इज ओनली क्या है? डाइपोल मोमेंट से इतना थोड़ी आयोनिक बना देगा उसको, थोड़ा बहुत ही तो फर्क पड़ता है। सिमेट्री इज द मेजर फैक्टर, ठीक है। हो गया इतना? देखिए सर, सिमेट्री या पैकिंग को हम लोग बोले, ऐसा बोल सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्पैक्टनेस, ऐसा बोल सकते हैं, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन सा वाला मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्पैक्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ, जितने ज्यादा कार्बन, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम उठा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखो, है ना, एक ही बात है ना। इफ मास इज सेम, अगर मास सेम है तो बेटा जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड का ज्यादा होता है नॉन साइक्लिक से। साइक्लिक का कैसा होगा? ज्यादा होगा, नॉन, मतलब ये वाला कंपाउंड का ज्यादा होगा किससे? CH3 CH2 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 CH3 से। हाँ सिमेट्री है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की वजह से बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड का कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है। दूसरी बात हम लोग ये बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। तुम लोगों से पूछे साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में किसका ज्यादा होगा? तुम लोग बोलोगे किसका? बेंजीन का। ये पॉइंट सफिशिएंट है तुम्हारे क्वेश्चन करने के लिए सर। और भी जैसे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बता दो ना बेटा, अलग बता रहे हैं तो क्यों अलग लिखवाते हैं? उससे रिलेशन होता तो तुम सुनते कम हो, थोड़ा दिक्कत ही है।
जब बोल रहा हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट से कोई रिलेशन नहीं है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन नहीं हुआ ना। पूरा का पूरा कहानी बॉइलिंग पॉइंट का किस पे है? डाइपोल मोमेंट पे। जब OH आ रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ना, इसलिए डायरेक्टली उस पॉइंट को लिखवा दिया हुआ है नेक्स्ट को, क्योंकि वहां पे H जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल जैसा हो गया, तो उसको अलग ही लिखवा दिया। इसलिए बोल रहे हैं इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक काम आता है सिमेट्री, लैटिस काम आता है ना। इन दोनों में पूछो किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, ये हम लोगों के पास यहाँ Cl यहाँ Cl, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 greater than 2, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 2 greater than 1। नहीं सर 100% ट्रू। सर बॉइलिंग तो बड़ा बॉइलिंग पॉइंट में है। अच्छा नहीं सही बात है, सिमेट्रिकल है, एच पॉइंट नहीं लगा ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, सही बात है, क्लियर है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी डाइपोल देखोगे तो इसका ज्यादा होगा, क्लियर है। इसका डाइपोल कैसा होगा बेटा? कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। पहले में मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिक एक्सिस दिया है ना। अब इस ट्रांस वाले का लिखो ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, अगर ऐसा मिले तो किसका लिखो? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से, इन जनरल नॉट ऑलवेज। तो वहां तुम्हें पोलैरिटी की बात करके जाना पड़ेगा, समझ गए। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में लिखना है, इनको बताओ। बताओ इनको। बताओ इन पांचों में जल्दी जल्दी। अगर पहले वाले में दूसरे में कर दो, दूसरे वाले में पहले लिख लिया था मैंने सही बोल रहा। पहले का दूसरा ट्रांसफॉर्म सब में दूसरा ही आ रहा है। इसका ज्यादा ट्रांस का ज्यादा, ट्रांस का ज्यादा, ये ज्यादा, साइक्लिक ज्यादा, ट्रांस ज्यादा। कुछ देखना नहीं, यहाँ डाइपोल डाइपोल नहीं देखना होता है, ट्रांसफॉर्म देखो और आंसर लगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा यहाँ पे आंसर किसके बेस पे दिए? इन तीन चार में, एक में एरोमेटिक, एक में साइक्लिक हो जाए। आगे लिखो स्टेबिलिटी। मास, मास किसका ज्यादा? इन दोनों में मास किसका ज्यादा बताओ? एक दूसरे के अपोजिट ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे के पास में। सिस ट्रांस नहीं है, सिमेट्री देख रहा है, यहाँ से एक दूसरे के भी अपोजिट है, पास करा दो एक्सेस। ये थोड़ी सिस ट्रांस बनेगा इसमें, मतलब इसमें थोड़ी 6 मेंबर के रिंग में कहां से ट्रांस बन जाएगा? सब जगह डबल लगा देता तो एक ही ऐसा होता है, उसको लगा के ऐसा लगा, यहाँ पर दो ग्रुप है ही नहीं, ट्रांस बनने का कोई मौका नहीं। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो सामने है एक्सेस पास हो जाएगा, सिमेट्री देख रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? सर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ तो दिए एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल सबसे कम होता है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, एंटी का सबसे कम। हां वही है। नेक्स्ट लिखो स्टेबिलिटी।
देख सिस फॉर्म कैसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 HH ऐसे है। ट्रांसफॉर्म कैसा दिखता है बेटा, हम लोग सोच के होता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दीप्ति कौन ज्यादा स्टेबल होता है इन दोनों में? इशिता कर्तव्य बताओ दीप्ति क्या बोल रहा हूँ। सर सिस देखिए यहाँ पे CH3 बेटा, यहाँ पे CH3, दोनों ग्रुप कैसे हैं, बल्कि ग्रुप। यहाँ क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? ये दोनों ग्रुप कैसे दूर दूर, क्या स्टेरिक रिपल्सन है? नो स्टेरिक रिपल्सन, नो ऐसा यहाँ है ना, नो स्टेरिक रिपल्सन। SR लिख दूं कैसे आता है, आई तो इनोवेशन थोड़ी है यहाँ पे ना, नो स्टेरिक रिपल्सन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा इन जनरल ट्रांस का स्टेबिलिटी कैसा होता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल, उल्टा क्यों बोलते हो, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस इन जनरल, नॉट ऑलवेज। चलो बेटा सुन लो, पहले बाद में लिखना। अगर ये दोनों ग्रुप कैसे एक दूसरे के बीच में क्या लगा रहे हैं बेटा, रिपल्सन। अगर ये अट्रैक्शन लगाते तो स्टेबल ज्यादा हो जाता। अगर ये दोनों ग्रुप जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इफ दीज टू ग्रुप्स आर, if these two groups are like H bonding हो जाती है, showing attraction, बट अगर अट्रैक्शन शो करने लगे तो सिस कैसा हो जाएगा बेटा, मोर स्टेबल देन ट्रांस। ये अट्रैक्शन कब शो कर सकते हैं, H bonding हो जाता है। अट्रैक्शन कब शो कर सकते हैं बेटा, या तो क्या होगा H बॉन्डिंग, या फिर क्या होगा आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जानते हो, एक तरफ आयन हो एक तरफ डाइपोल हो। फिर सिस ट्रांस कैसे होगा, अलग अलग होगी। दो H लगा दे तो सिस सिस नहीं और ट्रांस ट्रांस नहीं बना सकते तुम, पगला गए हो। फिर तो सर वो H bonding हो जाएगा ना, आयन डाइपोल। हाँ आयन डाइपोल का देंगे, इतना परेशान क्यों, हम ग्रुप लिखेंगे कौन कौन आयन डाइपोल शो कर सकता है, लिखा तो करो, छोड़ के थोड़ी जाएंगे कुछ तुम्हारे, नहीं बताएंगे सर, तो टिक करना है पेपर में, आउट हो जाता है। हो गया, बेटा कौन सा आयन और कौन सा डाइपोल तुम लोग कंसीडर कर सकते हो, लिख लो। फ्लोरीन OH NH2 CHO OCH3, ठीक है ना, फ्लोरीन OH NH2, वैसे तो ये तो OH NH2 वाला तो H बॉन्डिंग ही कर देंगे, फिर लिख लो OH NH2 CHO OCH3, है ना। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के साथ में कौन, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी है। आयोडीन को बेटा कंसीडर नहीं करना है, काफी बड़ा साइज हो जाएगा, इतना ज्यादा बॉन्ड पोलर नहीं होता आयोडीन वाला, ठीक है। आयन कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ दो आयन, OH2+ NH3+, इनमें आयन डाइपोल होता है, इस वजह से ये वाले मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ज्यादा स्टेबल। कोई भी मिल जाए और डायमंड से कोई भी मिल जाए तो बॉन्ड उतना ज्यादा नहीं होता ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, बॉन्ड इज लेस पोलर, बहुत कम पोलर होता है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन देंगे उनको जो अरेंज कर देंगे उसको 5 रुपए मिलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सारे क्वेश्चंस को अरेंज करेगा, एक भी गलत हुआ मतलब सब बर्बाद।
5 रुपए गए तुम्हारे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, पहला कुछ क्या पेटीएम कर देंगे। 5 रुपए में कोई टैक्स नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ मैं? घर बना दिया। करो इनको। अरेंज हो गए सभी? अरेंज कर दिए? ठीक है, करते हुए अरेंज कर लिए। दीप्ति सबसे पूछेंगे बेटा क्यों परेशान है? ओके बताओ पहले बार, पहला कि दूसरा? स्टेबल कौन ज्यादा होते हैं बेटा? ट्रांस। दूसरे वाले में पहला दूसरा, सब लोगों का दूसरा। कर्तव्य दूसरा। दूसरा। दीप्ति पहले दूसरे पूछने, सबसे कोई और गलत तो नहीं बताया ना? दीप्ति दूसरा सर। इशिता दूसरा। बट इसका पहला ज्यादा स्टेबल होता है। 5 रुपए किसी को नहीं मिलेंगे। लॉजिक कौन लगाएगा इसको, समझाएगा कौन? ऐसा क्यों होता है? जो हम बोले कि अगर कहीं ना कहीं पे इंटरेक्शन हो जाए, आयन डाइपोल हो जाए, एच बॉन्डिंग हो जाए, मतलब अट्रैक्टिंग ग्रुप पास पास में आया तो इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा? स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, देखो यहाँ बहुत अच्छा लॉजिक है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आता है। फिर होगा क्या कि इस क्लोरीन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल ये वाला बॉन्ड क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ? क्लोरीन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन क्लोरीन के पास में क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल क्या कर सकता है? रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट करेगा। तो एक्चुअल में ये कैसे एडजस्ट करेगा बेटा? देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। इस Cl पे कैसा आएगा? पार्शियल प्लस। इस Cl पे कैसा आएगा? पार्शियल। और ये कैसे एडजस्ट करेगा बेटा? एक्चुअल में ऐसे एडजस्ट करेगा। तो ये वाला पूरा बॉन्ड कैसा? बोथ ग्रुप आर अट्रैक्टिंग ग्रुप और रिपेलिंग ग्रुप। अट्रैक्टिंग ग्रुप। समझ आ रहा है? स्टार लगा के लिखते हैं।
समझ आ रहे हैं? मतलब एक ही ब्रैकेट ऑर्बिटल तो कुछ नहीं बेटा ऐसे, और क्या रेजोनेंस ऐसे हो सकता है ना, कोई तो दोनों काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो एक दे रहा है, एक दूसरा ले लेगा, रेजोनेंस करेगा पूरा कंप्लीट। एक बार में पार्टिकल प्लस इसका हाइब्रिड ऐसा तो नहीं दिखेगा, जैसा दिखा है ऐसा हाइब्रिड दिखेगा इसका। सर एक तरफ कभी-कभी पार्शियल नेगेटिव, अरे एक ही तरफ तो बनेगा रेजोनेंस। अब मान लो इस पे आ रहा तो उससे पॉजिटिव आ जाएगा, बात तो एक ही है ना। इन दोनों में बताओ बेटा, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड हो, एच बॉन्डिंग होगा कि नहीं? क्या समस्या है इसमें? एच बॉन्डिंग होगा इसमें? आप तो यही बोलोगे। चलो इसमें बताओ। अब तुम लोग थोड़ा लॉजिक ना सोचा तो करो कि हमसे तीनों कुछ नहीं कैसे क्यों लिखेंगे, दिमाग खराब हो गया हमारा। ClCl लिख दिया, FF लिख दिया, CH लिख दिया, इसमें मजा करवा रहे हैं। सर पेपर में ऐसा बोलते हैं ना तो हादसा हो जाता है। इसमें तो दिख रहा है कि यहाँ पे आयन डाइपोल है। चलो पहला वाला इसमें बताओ, ये वाला कि ये वाला? पहला वाला ट्रांस है, दूसरा वाला कैसे? इस वजह से इसने वाला बोटा बोले पढ़ा करो। बोले तो 7 कार्बन से लेके 8 से लेके 11 तक कौन स्टेबल ज्यादा होता है? मोल स्टेबल का बोले थे कि नहीं बोले थे? 8 से लेके 11 तक ऐसा बोले थे। तुम लोगों को बेटा तुमसे उल्टे पैसे लेने चाहिए। सी ज्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर जाके ट्रांस ज्यादा स्टेबल ना। ये कितने कार्बन का देंगे साथ में? 12 का। और 12 कार्बन पे जाके कौन स्टेबल हो जाता है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लिखो कहानी, तुम लोग नहीं पढ़ते। तुम पढ़ते तो हमें पढ़ाना ही पड़ता था। चलो बेटा यहाँ पे आके जीआई का कहानी खत्म होता है। हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखो कन्फर्मर्स। हाँ ये हम आज हेडिंग लिखवा रहे हैं, पढ़ा नहीं है ठीक है ना, क्योंकि फिर मुझे वैसे ही देखो तुम लोगों का जो क्लास है ना वो 3 से 4-15 तक हुआ करेगा, 4:30 तक कभी नहीं होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि 4:30 से मेरी दूसरी क्लास हो रही है, उसको हम लेट नहीं कर सकते। नहीं वो सफलता की क्लास होती है ना, इस वजह से तो हम इतना ही छोड़ेंगे आज, हम इधर ही छोड़ेंगे। तो कन्फर्मर्स का एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया पढ़ के आना ठीक है। कहीं से तुम लोगों को न्यूमन प्रोजेक्शन पढ़ने को मिल जाए तो न्यूमन प्रोजेक्शन पढ़ के आना। हाँ न्यूमन प्रोजेक्शन कि कैसे हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर ठीक है ना, तो इसको कहीं ना कहीं से पढ़ के आना। न्यूमन प्रोजेक्शन में हम लोग कैसे बनाते हैं ठीक है। एनसीईआरटी से तो नहीं मिलेगा तुम लोगों को, कोई दूसरे बुक से। एक न्यूमन, इससे पहले तुम लोग एक और प्रोजेक्शन पढ़ोगे सॉहर्स प्रोजेक्शन ये तो। हाँ क्योंकि हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन के बेस पे, देखो ये बहुत आसान सा है जो हम तो पढ़ाएंगे कन्फर्मर्स। बेटा कन्फर्मर्स में पूरा का पूरा थ्योरी है, जो हम पढ़ाएंगे वो 100% ट्रू, जो पढ़ाएंगे उसी के बेस पे क्वेश्चन। जैसे जीआई में बनता था, बहुत सारा क्वेश्चन बनता था ना इधर उधर से, ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, बहुत ही बेसिक फॉर्म है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। बस एक थोड़ा सा उसको ठीक से उल्टे सीधे स्ट्रक्चर बने हुए दिखेंगे, कहीं भी कहीं इसको नहीं पढ़ाएंगे तो हमें लगेगा कि पता नहीं क्या नहीं कहाँ नहीं। तो आसान था, सबसे आसान टर्म है इसका ये। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे ना, क्या बोलते थे स्टार्टिंग में? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जैसा स्ट्रक्चरल आइसोमर था उसी के जैसा कुछ बहुत ही आसान सा कहानी चलेगा इसमें। सॉहर्स प्रोजेक्शन बहुत इजी सा है, और सॉहर्स को देख के हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन बनाते हैं, वो भी बहुत इजी है ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही बेसिक चीज है।
करेंगे क्या कि हम लोग इनमें कार्बन कार्बन से बॉन्ड दिखाएंगे ऐसा कुछ, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड हो गया, बाकी 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, 3 को बना देंगे, 4 बना दिए है ना, 3 बना दिए 120 से, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 बना देंगे, है ना। मान लो हमारे पास में CH3 इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AH, है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इनको ये बॉन्ड थोड़ा समझना होता है कि ये बॉन्ड अगर नीचे की तरफ है तो ये बॉन्ड कैसा बनाया है, मान लो ऊपर की तरफ बनाए, नीचे की तरफ भी हो सकता था। इस बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन। इस बॉन्ड का फ्री रोटेशन होगा तो ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, सबसे पहले इसी से स्टार्टिंग किए थे, है ना। इस बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होते हैं, और इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा तो हम लोगों को कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, उन सभी को कन्फर्मर्स होते हैं। तो तुम लोगों को ये कहानी समझ में आ जाएगी, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बनाने वाले नहीं हैं, तो बेसिक कहानी चलेगी इसकी। समझ में आ रहा है कि रोटेशन होगा ना इसका, तो रोटेशन को तुम लोग कितना तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब जो रोटेशन वो मॉलिक्यूलर रोटेशन क्या 1 नैनो सेकंड में, तुम लोग उसको कितना भी स्लो करके पढ़ सकते हो ना। तुम उसको पढ़ोगे कितना, 10 लाख साल में, 10 लाख साल में वो हर थोड़ा कर रहा होगा, तो इनफाइनाइट ना। क्या वो तुम समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पढ़ने का तरीका, तो रोटेशन का वजह से हर अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। हाँ, इस रोटेशन की वजह से हाँ करता रहता है, तो उसको तो कन्फर्मर्स बोलेंगे। अरे उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी ना, क्यों नहीं होंगी, क्यों सेम रहेगी प्रॉपर्टी। सर एक ही कंपाउंड के अंदर में प्रॉपर्टी ढूंढना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर्टी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और दूसरा के रखे चैट ढूंढना है, बन जाता है, दूध रखे रखे दही बन जाता है, दूध रखे रखे दही बन जाता है ना।